दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि इस यूनिवर्स सबसे तेज़ स्पीड से चलने वाली चीज़ क्या होती है तो आप तुरंत ही कहेंगे कि लाइट। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने तो लाइट के बारे में यहाँ तक कह दिया था कि लाइट की स्पीड ही इस यूनिवर्स की स्पीड लिमिट होती है। इसका मतलब यह है कि लाइट की स्पीड से तेज़ स्पीड इस यूनिवर्स में पॉसिबल ही नहीं है। या हम ये भी कह सकते हैं कि लाइट की स्पीड से तेज़ स्पीड इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट ही नहीं करती। अब ये बात सुनकर बहुत से लोगों के मन में ये ख्याल आता होगा कि जब इस यूनिवर्स में लाइट इतनी तेज़ स्पीड से चल सकती है तो हम लाइट की स्पीड से ट्रैवल क्यों नहीं कर सकते। तो चलिए जानते हैं कि आखिर क्यों लाइट की स्पीड से ट्रैवल करना इम्पॉसिबल है। जहां एक और एल्बर्ट आइंस्टाइन ने लाइट की स्पीड को यूनिवर्स की स्पीड लिमिट कहा है, तो वहीं दूसरी ओर उन्होंने ये भी कहा है कि यूनिवर्स में किसी भी चीज़ के द्वारा लाइट की स्पीड से ट्रैवल करना पॉसिबल नहीं है। लाइट की स्पीड तो छोड़ो, लाइट की स्पीड के करीब पहुँच पाना भी नामुमकिन है। अब ऐसा क्यों कहा गया, इसके पीछे वजह तो ज़रूर रही होगी। आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि आखिर वो कौन से कारण हैं जिनकी वजह से इस यूनिवर्स में किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए लाइट की स्पीड से ट्रैवल करना इम्पॉसिबल है। लाइट की स्पीड से ट्रैवल ना करने का पहला कारण आइंस्टाइन की स्पेशलिटी जनरल रिलेटिविटी से मिलता है। आइंस्टाइन के स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में रिलेटिव मैथमेटिक्स के मुताबिक जैसे जैसे किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसका मास भी बढ़ता जाता है। अब आप कहेंगे कि ये कैसी बेतुकी बात है, आखिर किसी ऑब्जेक्ट का मास कैसे बढ़ सकता है। असल में ये बात बिल्कुल भी बेतुकी नहीं है, लेकिन आप जो सोच रहे हैं वो भी सच है कि किसी ऑब्जेक्ट का मास घटता या बढ़ता नहीं है। दरअसल आप जिस मास के बारे में सोच रहे हैं वो अरेस्ट मास होता है, और अरेस्ट मास कभी भी घटता या बढ़ता नहीं है। लेकिन आइंस्टाइन की थ्योरी में जिस मास के बढ़ने की बात हो रही है वो रिलेटिव मास होता है। यहाँ पर आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए हम मास और रिलेटिव मास को थोड़ा समझ लेते हैं। क्लासिकल मैकेनिक्स के हिसाब से मास कांस्टेंट क्वांटिटी है, मतलब मास क्वांटिटी ऑफ मैटर होता है, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस होता है। जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी देने वाले आइंस्टाइन के मुताबिक रिलेटिव मास टोटल एनर्जी कांस्टेंट ऑफ बॉडी होता है। अगर यहाँ पर हम ये कहें कि किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बढ़ने के साथ साथ उसका मास भी बढ़ जाता है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि सब्जेक्ट में क्वांटिटी ऑफ मैटर बढ़ जाता है, बल्कि उस ऑब्जेक्ट का टोटल एनर्जी कांस्टेंस बढ़ जाता है। तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि सब्जेक्ट में क्वांटिटी ऑफ मैटर बढ़ जाता है, बल्कि उस ऑब्जेक्ट का टोटल एनर्जी कांस्टेंस बढ़ जाता है। दोस्तों, एक और चीज़ समझने वाली ये है कि मास और वेट दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। मास कांस्टेंट होता है, जबकि वेट हर जगह ग्रेविटी के हिसाब से घटता या बढ़ता रहता है। उम्मीद है कि आपको मास और रिलेटिव मास का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम अपनी पहली वाली बात पर चलते हैं। आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक जब कोई ऑब्जेक्ट तेज स्पीड से ट्रेवल कर रहा होता है तो उस समय उसका मास बढ़ जाता है, और जैसे ही वो दोबारा रेस्ट में आ जाता है तो उसका मास फिर से पहले ही जैसा हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसका रिलेटिव मास बढ़ता जाता है। अब जैसे जैसे किसी ऑब्जेक्ट का रिलेटिव मास बढ़ता जाता है वैसे वैसे उस ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेट करने के लिए उतनी ही अमाउंट में एनर्जी उस ऑब्जेक्ट को देनी पड़ती है। और आइंस्टाइन के रिलेटिव मास के अकॉर्डिंग लाइट की स्पीड से ट्रेवल करने वाले ऑब्जेक्ट का मास इस हद तक बढ़ जाता है कि उसे एक्सेलरेशन में आने के लिए इन्फिनाइट एनर्जी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इतनी एनर्जी तो खुद पूरे यूनिवर्स में भी नहीं है। बहुत बड़ी ऑब्जेक्ट की बात तो छोड़ो, एक इलेक्ट्रॉन भी लाइट की स्पीड से कभी भी नहीं चल सकता, क्योंकि लाइट की स्पीड तक पहुंचते पहुंचते उसका मास इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि उसे एक्सेलरेट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो उसे कभी नहीं मिल पाएगी, और इस तरह वो कभी भी लाइट की स्पीड से ट्रेवल नहीं कर पाएगा। और इस तरह इलेक्ट्रॉन तक क्या, यूनिवर्स में मौजूद कोई भी छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा ऑब्जेक्ट भी लाइट की स्पीड से ट्रेवल नहीं कर सकता। लाइट की स्पीड से केवल वही ट्रेवल कर सकता है जिसका अरेस्ट मास 0 हो, या यूँ कहें कि वो मासलेस हो। जैसा कि हम जानते हैं कि फोटो पार्टिकल्स मासलेस होते हैं, इसीलिए तो वो लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर पाते हैं। यूनिवर्स में मौजूद किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए लाइट की स्पीड से ट्रेवल ना कर पाने का दूसरा कारण है यूनिवर्स में हिग्स फील्ड की मौजूदगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये हिग्स फील्ड क्या होती है, तो चलिए इसे समझते हैं। इस यूनिवर्स में हर जगह पर ना दिखने वाली फील्ड मौजूद होती है। जिस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड होती है, उसी तरह इस यूनिवर्स में हिग्स फील्ड भी होती है। इस पूरे यूनिवर्स में मौजूद हर एक पार्टिकल को हिग्स फील्ड से होकर गुजरना पड़ता है। असल में इस यूनिवर्स में जितने भी पार्टिकल्स मौजूद होते हैं उन सभी में फोटोन की तरह ही मास होता है, और ये फोटोन की ही तरह लाइट की स्पीड से पूरे यूनिवर्स में ट्रेवल करते हैं। लेकिन फिर ऐसा क्या हो जाता है कि केवल फोटोन्स ट्रेवल करते हैं और बाकी सब पार्टिकल्स में कुछ ना कुछ मास आ जाने के कारण वे पार्टिकल नहीं रहते।
दरअसल होता ये है कि इस पूरे यूनिवर्स में हर जगह ये फील्ड मौजूद होती है और हिग्स फील्ड से गुजरने से पहले सभी पार्टिकल्स में मास नहीं होता, लेकिन जब ये पार्टिकल्स इससे होकर गुजरते हैं तो हिग्स फील्ड इन्हें मास प्रोवाइड करता है। अब आप कहेंगे कि आखिर कोई भी न दिखने वाली फील्ड किसी पार्टिकल्स को मास कैसे प्रोवाइड करा सकता है, तो चलिए इसे समझते हैं। जब भी कोई पार्टिकल हिग्स फील्ड से होकर गुजरता है तो वह स्पीड में मौजूद रेजिस्टेंस को एक्सपीरियंस करता है, जिसकी वजह से उसका मास बढ़ता जाता है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब भी कोई पार्टिकल हिग्स फील्ड के साथ रेजिस्टेंस करता है तो उसका मास बढ़ जाता है। इस तरह जो भी पार्टिकल हिग्स फील्ड में जितना रेजिस्टेंस एक्सपीरियंस करता है उसका मास उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाता है, और जो पार्टिकल हिग्स फील्ड में कम रेजिस्टेंस एक्सपीरियंस करता है उसका मास कम रह जाता है, और जो पार्टिकल हिग्स फील्ड में बिल्कुल भी रेजिस्टेंस एक्सपीरियंस नहीं करता वो पार्टिकल मास रहित होता है। और ये मास पार्टिकल्स को यूनिवर्स में लाइट की स्पीड से ट्रेवल कराते हैं, और यही वजह है कि इन पार्टिकल्स को यूनिवर्स में लाइट की स्पीड से ट्रेवल करने का मौका मिल जाता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि लाइट पार्टिकल्स में बनी होती है, इसी वजह से इस पूरे यूनिवर्स में लाइट ही सबसे तेज स्पीड से चल सकती है। और जैसा कि हमने पहले कारण में बताया कि जिस भी पार्टिकल में थोड़ा बहुत भी मास होगा वो लाइट की स्पीड तो क्या, लाइट की स्पीड के करीब भी नहीं पहुंच पाएगा। इस वजह से हिग्स फील्ड की मौजूदगी के कारण यूनिवर्स में किसी भी ऑब्जेक्ट का लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर पाना नामुमकिन है। चलिए अब जानते हैं तीसरे कारण को कि आखिर क्यों इस यूनिवर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड से ट्रेवल नहीं कर सकता। कैजुअलिटी का प्रिंसिपल ही वही तीसरा कारण है जिसकी वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड से ट्रेवल नहीं कर सकता। अब ये प्रिंसिपल क्या होता है, चलिए इसको समझते हैं। दरअसल कैजुअलिटी का मतलब होता है कॉज एंड इफेक्ट के बीच का रिलेशन। हमारे इस इनफाइनाइट यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं वो सभी कैजुअलिटी के प्रिंसिपल के नियम का पालन करती हैं। जैसे कि किसी भी चीज़ के होने का पहले कोई कारण होता है और बाद में उसके इफेक्ट मतलब कैजुअलिटी की खोज के बिना इफेक्ट नहीं हो सकता। लेकिन जब भी कोई ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड से ट्रेवल करने लगता है तो वहाँ कैजुअलिटी का प्रिंसिपल ब्रेक हो जाता है। चलिए इसे कुछ साधारण एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपको मलेरिया बुखार हुआ है, और जैसा कि हम जानते हैं कि मलेरिया का बुखार मच्छर के काटने से होता है, और ये मच्छर का काटना कॉज है। मतलब ये कि आपको पहले मच्छर ने काटा, उसके बाद आपको मलेरिया बुखार हुआ, यानी कि पहले खोज हुई और उसके बाद इसका इफेक्ट देखने को मिला। इसी तरह मान लीजिए कि आप सड़क पर चलते हुए एक खंबे से टकरा गए और आपके सर में खून बहने लगा। अब सिर से खून बहना इफेक्ट है, और ये इफेक्ट किस कारण हुआ, क्योंकि आप चलते चलते खंबे से टकरा गए। खंबे से टकरा जाना खोज हुई। इस यूनिवर्स में आप जितनी भी चीज़ें देखते हो वो सभी कॉज एंड इफेक्ट के रूल को ही फॉलो करती हैं, और इसी वजह से टाइम एक ऑर्डर में चलता है। अब मान लीजिए कि कोई और जेट लाइट की स्पीड से ट्रेवल करने लगे तो वो कॉज एंड इफेक्ट के रूल को ब्रेक कर देगा, और उसकी वजह से टाइम भी डिसऑर्डर में चलने लगेगा। ये बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसे किसी आदमी के द्वारा आपको थप्पड़ मारने से पहले ही उसका दर्द महसूस होने लगे, जो कि इम्पॉसिबल है क्योंकि यहाँ इफेक्ट पहले हो रहा है और खोज बाद में। यहाँ लाइट के बारे में एक बात और समझ लेनी चाहिए कि लाइट हमारे लिए वो नज़रिया है जिससे हम इस यूनिवर्स को ऑब्जर्व करते हैं। यानी कि अगर आज से कई लाख साल पहले कोई सुपरनोवा विस्फोट हुआ होगा तो उसकी लाइट आज हम तक पहुँच रही है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो वहाँ पर आज मौजूद होगा, क्योंकि ये टाइम एक ऑर्डर में चलता है, इसलिए ये पॉजिटिव प्रिंसिपल ब्रेक नहीं होता। अब मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है और ब्रह्मांड में कहीं सुपरनोवा विस्फोट होगा, तो उस ऑब्जेक्ट के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देखने पर उसके इफेक्ट पहले होंगे, खोज बाद में होगी, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। और इसी वजह से लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर पाना किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए नामुमकिन है। दोस्तों अभी तक हमने ये समझ लिया है कि आखिर क्यों हम लाइट की स्पीड से ट्रेवल नहीं कर सकते, और ना ही अभी तक इंसान द्वारा कोई भी ऐसी डिवाइस तो नहीं बनाई गई है जिससे कि लाइट की स्पीड से ट्रेवल किया जा सके, ना ही भविष्य में कोई बनाई जा सकती है, क्योंकि अगर फ्यूचर में इंसानों द्वारा कोई ऐसी डिवाइस बनाई गई तो वो विज्ञान के नियमों को तोड़ देगी, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसे तरीके बताए हैं जिन्हें यूनिवर्स के मूल सिद्धांतों को बिना तोड़े ही लाइट की स्पीड से भी तेज ट्रेवल किया जा सकता है। एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को आधार मानते हुए वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसे उपाय बताए हैं जिनकी मदद से हम इस यूनिवर्स में लाइट या उससे भी तेज स्पीड से ट्रेवल कर सकते हैं। इन तरीकों में पहला तरीका है वर्म होल। वर्म होल वैज्ञानिकों द्वारा बताए गए उन तरीकों में से एक है जिनके द्वारा हम लाइट की स्पीड से ट्रेवल आसानी से कर सकते हैं। ये कोई असल में डिवाइस या स्पेसक्राफ्ट नहीं है, बल्कि ये यूनिवर्स में दो जगहों को जोड़ने के लिए एक शॉर्टकट होता है जो कि यूनिवर्स में खुद ही बनते हैं। चलिए इसे आसानी से समझते हैं। जैसा कि हम आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से जानते हैं कि स्पेस और टाइम आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं,
और इस स्पेस टाइम को एनर्जी और मास बैंड करते हैं। इनके साथ ही यूनिवर्स में मौजूद हर एक ऑब्जेक्ट अपने स्पेस टाइम को अपनी एनर्जी और मास के अकॉर्डिंग बैंड करते हैं। स्पेस टाइम में होने वाले इन बैंड की वजह से वर्म होल पैदा होते हैं। ये वर्म होल स्पेस में मौजूद दो अलग अलग जगहों को एक साथ जोड़ने का काम भी कर सकते हैं। इसलिए वैज्ञानिकों का ये मानना है कि इनकी मदद से हम यूनिवर्स में लाइट की स्पीड से भी तेज स्पीड से ट्रेवल कर सकते हैं। हालांकि ये अभी केवल वैज्ञानिकों की इमेजिनेशन ही है, लेकिन आप इन्हें साइंस फिक्शन मूवीज़ में रियल होते देख सकते हैं। जैसे इंटरस्टेलर में वैज्ञानिकों का मानना है कि बिग बैंग के समय कई वर्म होल्स बने थे जो आज भी मौजूद हैं और ये वर्म होल बनते और ख़त्म होते रहते हैं। वैसे तो दोस्तों ये एक अच्छा तरीका हो सकता है लाइट या उससे तेज स्पीड से ट्रेवल करने का, लेकिन फ़िलहाल हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे हम वर्म होल को पार कर सकें। फ्यूचर में क्या होगा ये कोई नहीं जानता। हो सकता है कि शायद हम एडवांस टेक्नोलॉजी के चलते कभी वर्म होल पार कर सकें, लेकिन फ़िलहाल ये केवल अभी कल्पनाओं में ही मौजूद है। लाइट की स्पीड या उससे तेज स्पीड से ट्रेवल करने का दूसरा तरीका है क्वांटम एंटेंगलमेंट। दोस्तों वैसे क्वांटम मैकेनिक्स पर एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें बढ़िया क्वांटम वर्ल्ड को एक्सप्लेन कर रखा है, आप इस वाली वीडियो को ज़रूर देखें। खैर क्वांटम एंटेंगलमेंट में कोई भी पार्टिकल लाइट की स्पीड से भी तेज स्पीड से कम्युनिकेट कर सकता है। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि जब क्वांटम पार्टिकल्स लाइट की स्पीड से भी तेज स्पीड से कम्युनिकेट कर सकते हैं तो इस हिसाब से हम भी लाइट की स्पीड से या फिर उससे भी तेज स्पीड से ट्रेवल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, हम ये बिल्कुल नहीं जानते कि क्वांटम एंटेंगलमेंट में ये पार्टिकल्स कम्युनिकेशन करने के लिए किस मीडियम का इस्तेमाल करते हैं। क्वांटम एंटेंगलमेंट जब काम करता है जब हम एंटेंगलमेंट पार्टिकल्स की स्टेज को मेजर करते हैं और पार्टिकल्स की यही स्टेज पार्टिकल्स की कम्युनिकेशन को फास्टर देन लाइट बना देती है। लेकिन जब हम एंटेंगलमेंट में पार्टिकल की स्टेज को अपने हिसाब से चेंज करने की कोशिश करते हैं तो उनके बीच का एंटेंगलमेंट टूट जाता है और फिर उनके स्टेज एक दूसरे के स्टेज पर निर्भर नहीं करते। मैं जानता हूँ ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो रहा है, लेकिन क्या करें, ये क्वांटम दुनिया है। इसे डिटेल में समझने के लिए आप इस वाली वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगर हम किसी एडवांस टेक्नोलॉजी के चलते क्वांटम एंटेंगलमेंट की इस चीज़ को कंट्रोल कर सकें तो हमारे लिए लाइट से भी तेज स्पीड से ट्रेवल करना आसान हो जाएगा। फिलहाल ये भी केवल अभी एक कल्पना ही है और इसका रियल होना अभी इम्पॉसिबल ही है। अब हम बात करते हैं उस दूसरे तरीके की जिसकी मदद से हम लाइट की स्पीड से भी तेज स्पीड से चल सकते हैं। ये तीसरा तरीका है वार्प डिवाइड टेक्नोलॉजी। जैसा कि हमने वर्म होल्स वाले कॉन्सेप्ट में बताया कि कैसे स्पेस और टाइम को मास और एनर्जी बैंड करते हैं और इसके ज़रिए स्पेस टाइम में एक कर्व जैसा बन जाता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक अगर हम यूनिवर्स में मौजूद किसी स्पेस क्राफ्ट के आगे मौजूद स्पेस को कंप्रेस करें और उसी स्पीड से पीछे मौजूद स्पेस को एक्सपेंड करते हैं तो हम लाइट से भी तेज स्पीड हासिल कर सकते हैं। ये बात कहने में जितनी आसान लग रही है इसे रियल में करना उतना ही नामुमकिन है, क्योंकि इस प्रोसेस में किसी स्पेस क्राफ्ट को एनर्जी देने की बात नहीं हो रही बल्कि स्पेस क्राफ्ट के आगे पीछे मौजूद स्पेस टाइम को कंप्रेस और एक्सपेंड करने की बात हो रही है। स्पेस टाइम को कंप्रेस करने के बारे में सोचा जा सकता है, लेकिन स्पेस टाइम को एक्सपेंड करना नामुमकिन है, क्योंकि स्पेस टाइम को एक्सपेंड करने के लिए हमें नेगेटिव एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी जो कि इम्पॉसिबल है। ये तरीका भी फिलहाल वैज्ञानिकों की इमेजिनेशन में ही है, लेकिन हो सकता है कि फ्यूचर में लाइट से भी तेज स्पीड से चलने का कोई तरीका वैज्ञानिक ढूंढ लें या फिर इन तरीकों में से किसी एक तरीकों को माध्यम बनाकर हम लाइट की स्पीड से तेज ट्रेवल कर पाएँ। फिलहाल इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता और भविष्य के गर्भ में क्या छुपा हुआ है ये हम अभी नहीं जानते। दोस्तों आपको लाइट की स्पीड से तेज स्पीड की ये सोच कैसी लगती है और इनमें से कौन सा सक्सेसफुल तरीका हो सकता है, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।